नमस्कार। इजी केमिस्ट्री बाय अंकित दीक्षित में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है मेरा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएफटी थ्योरी में क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है क्या? लिगेंड जो होता है, लिगेंड नेगेटिव पार्ट अटैक मेटल आयन डी ऑर्बिटल एंड इफेक्ट एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। जो लिगेंड होते हैं, जो नेगेटिव पार्ट अटैक, यानी लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। वो अटैक करता है मेटल के ऊपर और मेटल को तोड़ देता है। सीधी सी बात है, मेटल जो होता है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसका टूटना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। चलिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर नेगेटिव पार्टिकल या फिर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा मेटल के ऊपर, तो ऑब्वियसली अपन समझते हैं कि नेगेटिव अटैक करा पॉजिटिव के ऊपर तो स्प्लिटिंग होगी, और इसी स्प्लिटिंग को अपन क्या कहते हैं? डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। किसका टूटना? ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल का टूटना डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कहलाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट समझता है कि जो डी जो कक्षक है या फिर डी जो है वो कितने भागों में टूटता है। तो डी टूटता तो है, पर कितने भागों में टूटता है? तो वो दो भागों में टूटता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला होता है फर्स्ट ईजी और दूसरा होता है आपका T2G। अब एक चीज़ तो आपके समझ में आ रही होगी कि डी जो होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं। यानी अपन बात करें डी ऑर्बिटल जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं? उसके 5 टाइप्स होते हैं। इनके नाम भी आप थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। वैसे तो आप 12th क्लास में आपको पता ही होगा। DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² एंड DZ²। अब देखिए जब स्प्लिटिंग होती है तब स्प्लिटिंग में क्या होता है? ये दो भागों में टूट जाता है। DX² माइनस Y² और DZ² आने वाले जो लिगेंड है उसके नेगेटिव पार्ट हैं उसके जो सामने पड़ते हैं, सामने पड़ने पर ये दो जो होते हैं ऑर्बिटल के दो भाग जो होते हैं ये अलग निकल जाते हैं, बाकी के बचे 3 भाग अलग निकल जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अपन को समझना है, ईजी एंड T2G। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? व्हेन लिगेंड अटैक मेटल पार्ट। जब लिगेंड मेटल के पार्ट पे, यानी जो लिगेंड नेगेटिव पार्ट अटैक करता है मेटल के ऊपर, DX² माइनस Y² एंड DZ² रिपल फोर्स हायर एज कंपेयर DXY, DXZ एंड DYZ। अब ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि जब कोई सामने से आ रहा है तो सामने X² माइनस Y² और DZ² ये उस आने वाले नेगेटिव पार्ट को इस डी ऑर्बिटल के पास में नहीं आने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं हम टूटे, और सीधा सीधा उनका सामना किससे होता है? यानी नेगेटिव पार्ट का सामना होता है DX² माइनस Y² और DZ² से। तो ये सीधे सीधे आपस में टकराते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि ये नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आए? हमारे पास में आए। तो ये रिपल करते हैं, उसे प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इनका प्रतिकर्षण DX² बाकी के बचे जो T2G हैं उनके प्रतिकर्षण से कम होता है, क्योंकि वो पीछे हैं, उनको नहीं पता आगे कौन आ रहा है और आगे कौन भिड़ रहा है। यानी सबसे आगे कौन है? DX² माइनस Y² और DZ²। ये सामने से टकरा रहे हैं नेगेटिव पार्ट से। तो इसको अपन यूँ समझेंगे कि ईजी सामने से टकराता है, सामने से भिड़ता है, और T2G पीछे होता है ना। T2G पीछे होता है। ईजी का प्रतिकर्षण ज़्यादा है, T2G का प्रतिकर्षण कम है। रिपल्शन फोर्स हायर एज कंपेयर T2G। ईजी का रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होता है किससे? T2G से। तो हम बात करेंगे यहाँ पर DX² माइनस Y² DZ² मीन्स ईजी हाई एनर्जी, इनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, आगे हैं तो इनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। और बात करते हैं T2G, इनके पास एनर्जी कम होती है, इन्हें कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। वो ज़्यादा एनर्जी के साथ में आने वाले नेगेटिव पार्ट के सामने जाते हैं और इनके पास एनर्जी कम होती है। तो दो भागों में टूटता है, एक कम ऊर्जा वाले, एक ज़्यादा ऊर्जा वाले। तो अपन कह सकते हैं ईजी के पास एनर्जी ज़्यादा है, T2G के पास एनर्जी कम है। तो दो भागों में इनका स्प्लिटिंग होती है। डी ऑर्बिटल दो भागों में टूटते हैं, एक ईजी और एक T2G। इसी को अपन किस नाम से पुकारते हैं? डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। एक हाई एनर्जी और एक लो एनर्जी। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने ये 5 स्ट्रक्चर बनाए, देखिए सामने कौन है? DX² माइनस Y² और DZ²। पीछे की तरफ है DXY, DYZ, DXZ। ठीक है। अब क्या होता है? ये दो भागों में टूटते हैं, DX² माइनस Y² एंड DZ²।
एक तो इजी है और दूसरा T2G। इसी को अपन किस नाम से पुकारेंगे? CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। डी ऑर्बिटल का टूटना, डी ऑर्बिटल का यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 10dq के बराबर होता है, ये आपको याद करना है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो ये जो डेल का जो सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है आपकी स्प्लिटिंग को, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जीरो जैसा सिंबल है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अपन को CFT के बारे में अच्छा खासा ज्ञान मिला होगा। डेल इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल एंड जीरो इज इक्वल डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल एंड कपलिंग एनर्जी इस पाई। देखिए दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक तो होती कपलिंग एनर्जी और एक होती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, कपलिंग मतलब जुड़ना। तो दो प्रकार की एनर्जी वर्क करती है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तो इसमें क्या होगा? डेल जीरो व्हेन इलेक्ट्रॉन फील लो लेवल एज नो लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि डेल जीरो मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है? स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, टूटने वाली एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर कपलिंग एनर्जी की वैल्यू कम है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी आएंगे तब वो लो स्पिन में मतलब नीचे भरे जाएंगे। याद कर लीजिएगा, नीचे भरे जाएंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले नीचे भरे जाएंगे। और इसी के अपोजिट बात करते हैं वीक लिगेंड में आपकी जो कपलिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये कहाँ पर भरे जाएंगे? वीक लिगेंड ऊपर और स्ट्रॉन्ग लिगेंड नीचे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से माइंड में याद कर लेने हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को नीचे भरा जाएगा और वीक लिगेंड कहाँ पर जाएंगे? ऊपर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एनर्जी गैप EG और T2G के मध्य जो एनर्जी गैप होता है, उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? नीचे की तरफ भरे जाते हैं, यानी T2G में भरे जाएंगे। और वीक के अंदर एनर्जी वैल्यू बहुत कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे जाएंगे? EG की तरफ चले जाएंगे, यानी ऊपर भरे जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का आप यूँ समझ सकते हैं कि हमें, जैसे हम कहीं पर मकान रेंट पर लेने के लिए गए। अब मोस्टली क्या होता है कि अगर रेंट की अगर अपन बात करें कि एक रूम अपन लिया, उस रूम में अपने 3 जने हैं, मतलब अपन 3 स्टूडेंट किसी सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए गए और एक रूम लिया और एक रूम में तीनों एडजस्टमेंट हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक तो कमरा मिल नहीं रहा और दूसरा ये कि कमरा मिल भी रहा है तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा है। तो अपन चाहेंगे ना यार कि भाई एग्ज़ाम की बात है, 10 दिन 12 दिन में एग्ज़ाम फ्री हो जाएंगे, क्यों ना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो जब रेंट ज़्यादा होता है, जब रूम नहीं मिलता है, वो सिचुएशन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ कि ऊर्जा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। इसी के अपोजिट आप कहीं सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए गए, वहाँ पर बहुत सारे रूम हैं प्लस रूम का रेंट बहुत कम है, तो निश्चित रूप से अपन 3 जने जा रहे हैं तो 3 रूम लेंगे, अलग अलग लेंगे। हो सकता है साथ में पढ़ लें पर रूम अलग अलग लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें पैसा कम देना पड़ रहा है, वहाँ पर रूम बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। वही सिचुएशन किसके अंदर है? वीक लिगेंड के अंदर। तो वीक लिगेंड में एनर्जी लेवल बहुत कम होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में वही एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। CFT का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैं एक तरफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले रहा हूँ, एक तरफ वीक लिगेंड ले रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक लिगेंड होता है। कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। अगर वीक लिगेंड हुआ तो क्या होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा? CFT में जब वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे भी भरे जाएंगे और ऊपर भी भरे जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन EG में भी जा सकता है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो इलेक्ट्रॉन का जो गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फील होंगे? T2G में होंगे। T2G कंप्लीट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन EG की तरफ मूव करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग है तो नीचे और वीक है तो ऊपर, ये वर्ड आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैंने Fe का, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। Fe को x मानना है और साइनो का -1 होता है, तो साइनो 6 है तो -6 हो जाएगा और उधर इजिकल टू -4 है। अगर -6 इधर की तरफ जाएगा, उधर की तरफ अपन भेजेंगे तो -6
+6 में बदलेगा और -4 में से +6 जाएगा तो आंसर आएगा +2। यानी आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है, +2 चार्ज है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, +2 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अगर मैं Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर में इसे प्रेजेंट करता हूँ तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 0। 2 इलेक्ट्रॉन किस में निकलेंगे, आउटर सेल में से निकलेंगे और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s2। आउटर सेल 4s है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से इस एग्जांपल में देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Fe का x मान लेना, H2O का यानी एक्वा का 0 होता है, भले 6 हो 7 हो 8 हो कोई लेना देना नहीं, 0 है, इजिकल टू +2 है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। Fe का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और इधर की तरफ भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दिया। मतलब लास्ट ऑर्बिटल 3d है और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर लास्ट ऑर्बिटल भी 3d और 3d में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एक स्ट्रॉन्ग का है और एक वीक का। अब इलेक्ट्रॉन फील करके देखते हैं किस तरीके से फील होता है। देखिए सबसे पहले D1 हाई स्पिन और लो स्पिन। D1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि D1 में इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से कहाँ पर जाएगा, लो स्पिन में ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इधर बात करूँ वीक की, तो यहाँ पर भी D1 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा, लो स्पिन में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात आती T2, बात आती D2। और D2 में भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फील होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। और इसी के साथ बातचीत करें वीक लिगेंड में, तो वीक में भी दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। आगे बात करते हैं D3 में भी 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लो स्पिन में जाएंगे। तो D1 D2 और D3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, D3 तक सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन चलता है। आप देख लीजिए, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे जाएंगे, नीचे ही भरे जाएंगे, लो स्पिन में ही इलेक्ट्रॉनों को फील किया जाएगा। आगे बात करते हैं D4। देखिए D4 में आपको समझना है, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर नीचे और वीक के अंदर ऊपर। तो यहाँ पर कपलिंग होगी, तो यहाँ पर कपलिंग होने की वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, कपलिंग एनर्जी कम है, तो यहाँ पर कपलिंग होगी। और ये देख लीजिए युग्मन हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया, नीचे। और इसी का अपोजिट एग्जाम्पल अपन लें वीक लिगेंड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। देखिए ये डिफरेंसेस आपको माइंड में बिठाना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नीचे और वीक लिगेंड ऊपर। चलिए आगे D5 की बातचीत करते हैं। तो D5 में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। D5 में देखिए आप, D5 में भी क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो नीचे और वीक लिगेंड है तो ऊपर। देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन फील किए, बिल्कुल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, नीचे। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वीक लिगेंड की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके D6 की बातचीत करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कहाँ फील होगा, नीचे। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयर्ड हो जाएंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, प्रतिचुंबकी। ध्यान से मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तब चुंबकीय गुण बताता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 सभी के सब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, लो स्पिन में आ गए। उसी तरीके D6 की हम बातचीत करें तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब यहाँ पर समझना है, इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाएगा पर जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, T2G से स्टार्ट होगा। 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, T2G में जाएगा। 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। और 9वां इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से माइंड में रखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो नीचे और वीक लिगेंड हुआ तो ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन, एक एग्जाम्पल है FeCN6 और एक एग्जाम्पल है FeH2O6। अब आपको समझना है और ये बताना है कि बताइए दोनों में से चुंबकीय गुण कौन बताएगा। तो ये CFT थ्योरी द्वारा बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। कौन बताएगा, जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो देखिए क्या CFT में FeCN6 के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, बिल्कुल नहीं, F5 तक थे।
एक था पर F6 में आते आते उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये चुंबकीय प्रकृति प्रदर्श मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। और इसी के एग्जाम्पल अपोजिट जाएं तो FeH2O6 क्या ये चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो यही चीज़ CFT के द्वारा पता लगती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसके द्वारा अपन आसानी से निकाल सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं। क्लियर सभी की? तो ये एग्जाम्पल था। अगर मैं बात करूं तो ये प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक फॉर्मूला होगा √n+2, यह आपको याद रखना चाहिए। इसी फॉर्मूले के द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को निकाला जाता है। √n+2, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी की तरह ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो √4+2 आंसर कितना आता है? ध्यान से देखिएगा, 4+2 कितना होता है? 6, और 4 × 6 कितना हुआ? 24, और 25 का रूट कितना होता है? रूट करते हैं तो 5 आंसर आता है। तो 24 का क्या होगा? 4.9 अप्रोक्स आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बताता है और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और इसकी Bm की वैल्यू, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आती है? तो अपन लिखते हैं 4.9 आती है। क्लियर सभी के? तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। और एक अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर CFT के बारे में आता है उदाहरण से बताइए, या फिर ये 2 एग्जाम्पल में से कोई एग्जाम्पल आता है, पूछा जाता है कि CFT को एक्सप्लेन करो, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ आपको ये भी बताया, देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, CFT सबके ऊपर अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग होगा तो नीचे और वीक होगा तो ऊपर। देखिए D1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नीचे जाएगा। और वैल्यू की बात करते हैं तो मैंने आपको म्यू बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू बता दी है। n = इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू आएगी 1.9। ये भी याद करते चलिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू आप √n+2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय प्रकृति बताएगा, 101% बताएगा। अगर मैं वीक लिगेंड की बात करूँ सेम होगा, आपको बताया था। अगर मैं बात करूँ D2 की तो सेम होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ऊपर भरो चाहे नीचे भरो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई इशू वाली बात नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही जाएंगे। अगर मैं बात करूँ D3 की तो सेम पोजीशन पे फील होगा, वही तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। दोनों की बोर मैग्नेटॉन वैल्यू यानी तीनों, ध्यान से देखिए D1, D2 और D3 तीनों की बोर मैग्नेटिक वैल्यू, बोलने का मतलब तीनों पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तीनों चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, अणुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएंगे, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब D4 में थोड़ा अलग होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे भरा जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, या आप निकाल ही सकते हैं। और अगर मैं वीक की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग में नीचे और वीक में ऊपर। अगर मैं बात करूँ आगे D5 की तो निश्चित रूप से नीचे आएगा, और अगर मैं वही वीक की बात करूँ निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू 5.9 जा रही है, इसके पास 5, सबसे ज़्यादा D5। अगर मैं बात करूँ वीक लिगेंड में, अगर मैं बात करूँ चुंबकीय प्रकृति की, सबसे ज़्यादा 5.9। अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग तो 1.9। क्यों भाई? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें इलेक्ट्रॉन T2G में आ रहे हैं, और वो वीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन EG में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये D6 में क्या होगा? नीचे जाएंगे। D6 में वीक में क्या होगा? ऊपर जाएंगे। और इसके बाद D7 में क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 नीचे वाले फुल फिल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? ऊपर जाएगा। और इसी तरीके D7 अगर वीक की बात करूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 दो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, कपलिंग करेंगे, युग्मन करेंगे, क्योंकि ऊपर एक बार एक इलेक्ट्रॉन फील किया जाता है, याद रखिएगा। वीक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके D8 की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? नीचे वाला फुल फिल है तो निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे। और मैं इसी तरीके से D8 की बात करूं वीक के अंदर तो क्या होगा? वीक के अंदर D8
स्ट्रॉन्ग जैसा ही होगा, यानी D8 की पोजीशन वीक ले लो या स्ट्रॉन्ग ले लो, दोनों में बराबर होती है। इसके बाद D9 की बात करें तो इसमें भी ऊपर नीचे दोनों तरफ फील होंगे। इसी तरह वीक की बात करें, इसमें भी ऊपर नीचे दोनों तरफ, यानी D9 भी सेम होता है। और D10 तो 99% 110% सेम होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने और हमारे पास 5 ऑर्बिटल है और एक में 2 आते हैं, तो इसमें और इसमें सेम होगा। तो हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मोस्टली D1 D2 D3 D8 D9 और D10 सेम होते हैं। और अंतर किस में आता है, जब 3 और 3 6 मतलब 6 सेम है, तो अंतर आ किस में आ रहा है, D4 में, D5 में, D6 में और D7 में। स्ट्रॉन्ग है तो नीचे और वीक है तो